हेलो स्टूडेंट्स, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन करवा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम करवा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओम्स लॉ या उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब किसी भी कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसमें से फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो करंट है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, कम करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम है। जैसे कोई पाइप होता है, उसमें से पानी का जब फ्लो देखा जाता है, अगर ये पानी धीरे धीरे नीचे डाउन हो रहा है तो हम ये कहेंगे भाई प्रेशर बहुत कम है। और इसी तरह अगर पानी जो है वो ज़्यादा, इसकी जो स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है ऐसे, तो ये कहा जाएगा कि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ये पानी जो होता है वो इस प्रकार टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हो तो ये कहा जाएगा प्रेशर और भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर पानी के फ्लो को देख के हम प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, प्रेशर को अज्यूम करते हैं, उसी तरह हम करंट को देख के बताते हैं कि इसके कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिक्स वाले प्रेशर का काम करता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके अनालोगी होता है, अनालोगस टू, ये अनालोगस होता है प्रेशर के, प्रेशर इन मैकेनिक्स। और पोटेंशियल डिफरेंस की एक और नई डेफिनेशन आएगी, मतलब एक नया और रूप आएगा जिसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि यही चार्ज कैरियर को मोटिवेट करता है, चार्ज कैरियर्स को धकेलने का काम जो है वो ईएमएफ करती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही करंट जो है इस कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। चार्ज कैरियर ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे, चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए ओम्स ने जो है एक्सपेरिमेंट करके और ये डिफ़ाइन कर दिया कि करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए उसने नियम दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ से आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू RI। ये जो R है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम जो दिया गया वो दिया गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, और इसकी जो यूनिट है वो है ओम, यूनिट ऑफ ए R या रेजिस्टेंस क्या है, ओम है, ये उसका सिंबल है। क्योंकि ओम्स ने नियम दिया था इसलिए यहाँ से R की यूनिट ओम ले ली गई, ये उसका सिंबल हो गया। इसी फार्मूले से हम जो है 3 फार्मूले बनाते हैं। V इज इक्वल टू RI, ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो, और R इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू V बाई R। ये तीनों रिलेशन जो हैं एक ही रिलेशन से आए और ये काम आएंगे हमारे। जब इसके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे तो इनमें से तीनों रिलेशंस जो हैं काम आने। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो R से डिटरमाइन कर दिया हमने, और R की यूनिट ओम हो गई है। अब R जो है रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली ये पाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी लंबाई होगी कंडक्टर की उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे हमें कोई लंबा रन ट्रेवल करना होता है, जितना लंबा रास्ता ट्रेवल करना होता है उतना ही
हमें रुकावटें ज़्यादा आती हैं। तो इसका मतलब अगर ये L2 ग्रेटर देन L1 है सेम कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 है। सिमिलरली दूसरा जो डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की वो होती है एरिया पे। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जिसमें से चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं, ये एरिया ये। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो इस तरह जा रहे हैं, तो इनको अगर ज़्यादा स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही इनके कोलिजन कम होंगे, और जितने कोलिजन कम होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी दो एंड्स के बीच में ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि रुकावट कम होगी। जितना हमारा रास्ता जो वे है, जो ट्रैक है, जितना ब्रॉड होता है, जितना चौड़ा होता है, उतनी ही रुकावटें कम आती हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। तो कंडक्टर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, और लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इन दोनों कंडीशंस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A इकट्ठा होने के बाद L/A। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हम यूज़ करते हैं R = ρL/A। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी असाइन हुई है जिसका सिंबल है रो, और जिसका मतलब होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो रजिस्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कही जाती है? वो इसलिए कही जाती है कि ये जो है वो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग होती है। मटेरियल पर डिपेंड करती है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब हम अगर लेंथ उसी मटेरियल की वायर चाहे छोटी ले लें चाहे लंबी ले लें, चाहे यहाँ पे उस वायर को हम थिक ले लें, थिन ले लें या थिक ले लें, चाहे पतली लें चाहे मोटी लें, फिर भी जो है उसकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर मटेरियल सेम है तो, और टेम्परेचर सेम है तो। इसलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ से रजिस्टिविटी की यूनिट अगर हम बनाना चाहें तो रजिस्टिविटी की यूनिट जो है वो होती है भाई R = ρL/A। तो यहाँ से ρ हो जाएगा RA/L। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। इसका मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर, या ये सिंबल हो गया ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। उसके बाद दोनों के डायमेंशन करते हैं। पहले डायमेंशन करते हैं रेजिस्टेंस का, डायमेंशन ऑफ R का डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन है तो R = V/I, पोटेंशियल डिफरेंस बटे करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज, और नीचे हो गया करंट। तो इसका मतलब वर्क का डायमेंशन होता है mL/T-2, चार्ज का होता है AT और करंट का होता है A। इसलिए हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा mL/T, ये एक ऊपर और जाके जुड़ जाएगा तो T-3 और A/2। mL/T-3 A-2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा। तो सिमिलरली रेजिस्टिविटी का डायमेंशन ऑफ रो, यानी कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो का डायमेंशन ये आ जाएगा भाई ओम मीटर। यूनिट के अकॉर्डिंग ये बना देंगे। ओम का डायमेंशन था mL/T-3 A-2। इसको एक लेंथ से और मल्टीप्लाई करो मीटर लेंथ, इसका मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/T-3 A-2।
जैसे हमने ओम्स लॉ का डिस्कस किया है, अब ओम्स लॉ को सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, जितने भी मटेरियल है, उन सभी के ऊपर ओम्स लॉ जो है ना वो लागू नहीं होता। कुछ कंडक्टर जो है ना, कुछ कंडक्टर्स तो सारे होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ओम्स लॉ लागू होता है और जिनमें ओम्स लॉ लागू नहीं होता कुछ में। तो जिन सब्सटेंसेस के अंदर ओम्स लॉ ओबे होता है उनको कहा जाता है ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब कि वो कंडक्टर्स या वो सब्सटेंसेस जो ओम्स लॉ का ओबे करते हैं। द सब्सटेंसेस विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। मतलब ओम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आर आई। अब V इज इक्वल टू जो आर आई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है तो उनका करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ आए, करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो V और I का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, इक्वली इंक्लाइन ऑन I एक्सिस। मतलब करंट पे हर जगह यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल भी थीटा बनेगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा। तो ये ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ है करंट और वोल्टेज के बीच का, और इस टाइप के ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे कि ये VI का ग्राफ हो गया, तो इधर जो है हमारे पास V है, इधर I है, तो यहाँ हो जाएगा इस साइड की तरफ लेंगे तो चेंज इन वोल्टेज यानी कि डेल V, और इस साइड की तरफ लेंगे तो डेल I, जबकि ये कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब R की वैल्यू डेल V अपॉन डेल I, और ये एंगल हो थीटा, तो यहाँ से ले लेते हैं हम डेल V बाई डेल I, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस जो बढ़ता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप। मतलब R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए VI ग्राफ। ये सभी कंडक्टर्स के अंदर होती है, कहीं किसी भी पोर्शन का, लेकिन इसमें जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उनका हर जगह हर करंट के लिए VI ग्राफ का जो स्लोप है ना वो सेम रहता है, तो इसलिए ये वेरी नहीं करता। तो ये है ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर, और इसके अंदर ज़्यादातर मेटल्स आती हैं, यानी कि सारे कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओमिक होते हैं। मेटल्स या कंडक्टर्स ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। कुछ होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे कि उनको कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब उनके बीच में V और I का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो ग्राफ जो है वो कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि अलाइज के अंदर लेते हैं हम, अलाइज के अंदर ये ग्राफ होता है इस टाइप का, यहाँ से शुरू होकर ये ग्राफ जो है वो ऐसे हो जाता है। तो इनमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, जीरो से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसे। तो ये ग्राफ जो है ये अलाइज के लिए है। अलाइज जो है वो ओमिक कंडक्टर नहीं है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए V और I का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे। इसमें करंट और वोल्टेज के साथ साथ जो है एक लीनियर चेंज नहीं हो रहा है, नॉन लीनियर चेंज हो रहा है, नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चेंज हुआ है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, और ये था सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। सिमिलरली एक टाइप का वेरिएशन और होता है जो सेमीकंडक्टर डोप्ड होते हैं, मतलब जैसे कि गैलीलियम आर्सेनाइड वगैरह, ये हम पढ़ेंगे 9th यूनिट के अंदर। तो गैलीलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस टाइप का आता है, ऐसे। मतलब एक करंट के लिए दो वोल्टेज, या एक वोल्टेज के लिए दो करंट। जैसे इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो इस वोल्टेज के लिए ये करंट भी है, इस वोल्टेज के लिए ये करंट भी है, इस वोल्टेज के लिए ये करंट भी है। तो सेम वोल्टेज के लिए दो करंट हैं, या सेम करंट के लिए दो वोल्टेज आ जाती है, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो ये जो है ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ है। ये कंडक्टर स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, और ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इनके अंदर अगर हमने रेजिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा tan थीटा निकालेंगे, हर जगह थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी, यहाँ पर भी
यहाँ पर भी थीटा उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी थीटा उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इनके लिए अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो सिर्फ इतने ही पोर्शन का करंट चेंज लेना पड़ेगा और इतने ही पोर्शन की डेल वी और इतने ही पोर्शन का डेल आई, तब आता है ये tan थीटा सभी के अंदर। तो इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगी, इसलिए ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। ऐसे ग्राफ के अंदर कंडक्टर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए ये जो है ओमिक कंडक्टर है। लेकिन रेजिस्टेंस निकलेगा स्लोप से ही, मतलब हर जगह कहीं पर भी tan थीटा निकालना हो, चाहे यहाँ निकालना हो चाहे यहाँ निकालना हो, tan थीटा निकालो मतलब स्लोप। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, किसी भी दो पोर्शन के बीच में जहाँ भी रेजिस्टेंस निकालना होता है वहीं पर ऐसे स्लोप खींच देते हैं और फिर इसको करंट एक्सिस से देखेंगे तो ये थीटा, तो इस जगह का tan थीटा ले लेंगे। अलग अलग होगा ये, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स में हर जगह अलग अलग होगा और ओमिक कंडक्टर में हर जगह सेम होगा। तो ओमिक कंडक्टर ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर अलाइज होती हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं और मिक्स सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि एक तो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक होते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर जैसे कि ये है और ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होती है वो ये बताती है कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर या करंट जो है वो कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है। कंडक्टेंस जो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, और कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि आसानी कम है चार्ज कैरियर को फ्लो होने में। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो होते हैं, तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो हो सकते हैं। इसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस होती है। इसकी यूनिट स्पेशल यूनिट होती है सीमन। डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा कर लेंगे और रेजिस्टेंस की यूनिट के अंदर देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो 1/ओम। तो इसका मतलब ओम का इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स। और अगर ओम इन्वर्स ना लें तो वैसे बनाएं तो ओम का उल्टा होता है महो, MHO। तो ये महो जो होती है ये भी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। फार्मूला अगर देखना चाहे कंडक्टेंस का तो यहाँ से देख सकते हैं कि R = ρl/A। तो इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा A/ρ/L। अगली हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जिस तरह रेजिस्टिविटी फिक्स होती है इसी तरह कंडक्टिविटी फिक्स होती है। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा जो है वो कंडक्टिविटी है, तो उसकी यूनिट भी उसकी उल्टी हो जाएगी। रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि महो मीटर इनवर्स या सीमन मीटर इनवर्स। और ये फार्मूला हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का फार्मूला था RA/L, तो इसका फार्मूला हो जाएगा L/RA। ठीक है। अब है हमने एक रिलेशन यहाँ से पढ़ा था कि R = ρl/A। तो अगर लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते हैं तो हम तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है सेम मटेरियल के तो उसके लिए लिखा जा सकता है R1 = L1/A1, और दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है R2 = ρl2/A2। यहाँ पे रजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, वायर सेम है। लेकिन अगर सेम वायर को ही खींच के हम बड़ा कर दें और ये ना कहा जाए कि इसकी लेंथ, सिर्फ ये कहा जाए कि लेंथ चेंज हुई है, चेंज इन एरिया का हमें पता नहीं है, तो उस केस में हम इसी फार्मूले का दोबारा यूज़ करेंगे। जैसे पहला जो रेजिस्टेंस है R = ρl/A। अब ये रेजिस्टेंस है, इसी लेंथ को अगर हम डबल करते हैं, खींच के डबल तिबल जितना भी करना चाहें, लेकिन हमने इसी वायर को खींचा है, तो इस वायर का वॉल्यूम तो सेम है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब A/L तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। यानी कि यहाँ पर एरिया A1 है
लेंथ L1 है, यहाँ पे एरिया भी चेंज होगा, अगर खींचते हैं लेंथ भी चेंज हो रही है, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, मतलब इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हम इस फार्मूले को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके दो फार्मूले बनते हैं, एक बार हम ऊपर उसको लेंथ से गुणा कर दें और नीचे भी लेंथ से गुणा कर दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वी, रो एल स्क्वायर बाई वी, यानी कि अब ये वॉल्यूम नीचे कांस्टेंट हो गया और रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बनता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। मतलब सेम वायर की लेंथ चेंज की जाए, उसी को खींच के उसमें ना कुछ एडिशन हो, ना उसमें कोई जोड़े, ना उसमें कुछ घटाएं, उसी को अगर खींच के बड़ा करते हैं तो हमारे पास रजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, ये फार्मूला, क्योंकि वॉल्यूम उस वायर का कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से R1 की जगह हम लिख सकते हैं रो L1 स्क्वायर बाई वी, और R2 की जगह लिख सकते हैं रो L2 स्क्वायर बाई वी। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो R2 बाई R1 का जो फार्मूला आएगा हमारे पास, वो आएगा L2 स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इसी वायर को खींच के पतला तो कर देते हैं, लेकिन हम अब एरिया में चेंज ले लेते हैं, लेंथ इसकी जो भी थी, लेकिन बाद में इसके एरिया का चेंज दे दिया जाए, लेंथ का चेंज ना दिया जाए, बस ये कह दिया जाए कि इसको खींच के हमने इतना खींच दिया कि इसका एरिया A/2 हो गया, मतलब इसको हमने स्ट्रेच किया और उसका एरिया आधा हो गया, डायमीटर आधा हो गया, रेडियस आधा हो गया, तो वो एरिया डायमीटर और रेडियस के ऊपर फ़र्क पड़ा है, लेंथ का इसमें कोई भी जो है ना जिक्र नहीं हुआ है। उस केस में हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करते हैं। अब हमने इस फार्मूले में R इज इक्वल टू रो L बाई ए में ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई किया था, इसको ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रो L इंटू एरिया, ऊपर तो वॉल्यूम बन जाएगा और नीचे बन जाएगा एरिया का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है कि R इज इक्वल टू रो V बाई ए स्क्वायर, ये कहता है कि रजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया के स्क्वायर के। मतलब अब इस केस में जो पहला रेजिस्टेंस होगा उसी वायर का, वो होगा हमारे पास रो, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, रजिस्टिविटी उतनी रहेगी सेम वायर की, और एरिया A1 था, पहले केस में एरिया A1 है, लेंथ का कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए हमने वॉल्यूम डिस्कस कर लिया। दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारे पास रो, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, एरिया हो जाएगा A2 का स्क्वायर। अब दोनों का हम डिवाइड करते हैं तो R2 अपॉन R1, ये आ जाएगा हमारे पास A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये है डायरेक्टली अगर एरिया चेंज दे रखा हो तो। अगर एरिया दे रखा है रेडियस के टर्म में, तो यहाँ पे हम R2 बटे R1 को रेडियस की टर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब पहला रेडियस क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, ये रेडियस है, और इस सारे का स्क्वायर, नीचे है पाई R2 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो इस केस में R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी पाई R1 पावर 4 अपॉन पाई R2 की पावर 4। तो यहाँ से अगर रेडियस या डायमीटर के अंदर चेंज दे रखा है तो डायरेक्ट रिलेशन आता है R1 अपॉन R2 होल रेज़ टू पावर 4। ये रिलेशन जो है वो तब यूज किया जाता है जब डायमीटर या रेडियस चेंज हो रहा हो और एरिया चेंज हो रहा हो। तो ये ओनली लेंथ का चेंज दे रखा है, तो ये जैसे कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है ना 100 ओम है, और उसी वायर की लेंथ को खींच के हमने डबल कर दिया 2L, नई लेंथ जो है वो पहले वाली लेंथ का डबल है, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे हम R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 सारे का स्क्वायर। तो इसका मतलब 2L बाई L और सारे का
स्क्वायर, तो ये 4 बन जाएगा। R2/R1 L2/L1 सारे का स्क्वायर, तो R2/R1 जो है वो हमारे पास 4 हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो R2 की वैल्यू 4 × 100 हो जाएगी, यानी कि 400 हो जाएगी अगर लेंथ डबल कर दे। सिमिलरली एरिया में अगर एरिया आधा कर दिया जाता है तो वहाँ पर एरिया का चेंज लेंगे। जैसे इसी वायर का पहले जो रेडियस था, पहले वाला रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, और उसी को खींच के हमने इसका एरिया या इसकी मोटाई या उसकी थिकनेस ऐसे मिलेगा, या फिर मिलेगा इसका रेडियस जो है हमने कर दिया आधा, यानी कि R2 की वैल्यू पहले वाले रेडियस की आधी होगी, R/2 होगी। तो नया रेडियस का जो फार्मूला होगा नए रेजिस्टेंस का R2/R1, और फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे R1/R2 और होल रेज टू पावर 4। तो पहला जो रेडियस था वो R था, दूसरा रेडियस R/2 था, तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा और ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी उसकी पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 टाइम्स। तो R2/R1 जो है वो 16 टाइम हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू जो है वो 16 × 100 हो जाएगी, 1600 हो जाएगी डायरेक्ट अगर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये था रेडियस का चेंज। ओनली एरिया डबल, थिकनेस डबल करते हैं या आधी करते हैं तो उसमें एरिया में चेंज लेना है, और फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है A1/A2 का स्क्वायर।